साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। धोखा धोखा धोखा। आज के मंथन में जो हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में या हमारे रक्षा कर्मियों के साथ में जो धोखा हो रहा है, उसी के ऊपर हम मंथन करेंगे। तो पहला धोखा, ओआरओपी का झांसा देकर ये सरकार सत्ता में आई और आने के बाद सरकार ने ओआरओपी 1 दी। ओआरओपी का पूरा जो मतलब फॉर्मेट था और जो कोश्यारी कमेटी की जो जितनी परिभाषा थी और जो भी मतलब वो चीज़ थी, वो सारी की सारी वो उसको बदल ही दिया, बिल्कुल उसका स्वरूप ही बदल दिया। तीसरा, ओआरओपी 1 के अंदर जुलाई 2014 तक जो सैनिकों को मतलब बढ़ोतरी दी और उसके बाद 7th पे कमीशन आया, उसमें 2.5 उनका फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद में जो बढ़ोतरी हुई वो 14% हुई थी, जिसमें ओआरओपी 2 के अंदर 2015 तक के पहले के बंदे सारे के सारे आउट हो गए, किसी को एक ढेला नहीं मिला। अब उनको ओआरओपी 3 के अंदर और भी कुछ करना था, तो ओआरओपी 3 के अंदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेके आ गए और 2016 के बाद के जितने भी बंदे थे, ठीक है ना, वो सारे के सारे मतलब 2015 वाले जो पहले वाले थे वो ज़्यादा लेने लग गए और 2016 के बाद वाले जितने भी बंदे पैसेंजर आए वो उससे कम लेना शुरू कर दिए, ठीक है ना। 2006, 2009 और 2012 तक का कांग्रेस सरकार थी, हमें उससे सरकारों से मतलब नहीं, लेकिन पीएमओ का आदेश था कि पूर्व सैनिक का टोल टैक्स नहीं लगेगा। यार, हम लोग 60 साल के, 54 साल की या इस इतनी उम्र करके मतलब आते हैं और 5 साल 10 साल तक जिंदा रहना है, पहाड़ों में, जंगलों में, कहाँ कहाँ मतलब मरते हुए आते हैं, लेकिन 10 साल स्वतंत्र अपने देश की रोडों पे हम नहीं घूम सकते, उसके लिए हमारे को टैक्स देना पड़ता है। तो इससे कोई बेशर्मी की कोई मतलब हद ही नहीं है। इन्होंने मतलब 2014 में आते ही सबसे पहले सैनिकों का टोल टैक्स शुरू किया और जो कांग्रेस सरकार के जो वो थे वो बंद किए। डीए का, ये 2014 में आते ही डीए का फिटमेंट जो फॉर्मूला था, डीए का वो चेंज कर दिया। जो 65-35 था उनको 35-65 कर दिया, जिससे कि आज अभी आप लोग 53 के अंदर झूल रहे हैं और आप जो पूरा 10 साल भी हो जाएगा इस सरकार को अपना ये अपना पे कमीशन को 2026 जनवरी के अंदर, तो भी आप है जो 60 के 62 के आसपास रहोगे। क्यों कि देश में मतलब आज हाईएस्ट, ठीक है ना, जो खुदरा अपना जो खुदरा जो है वो तो पहुंच गई 10 से ऊपर, ठीक है ना, और थोक थी वो 6.5 से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार को लगता है कि ये जो आम आदमी, इनको महंगाई लगती नहीं है, ठीक है ना, ना मतलब जो नौकर है, सरकारी कर्मचारी है या मजदूर है, कोई भी है, देश के नागरिक को महंगाई कोई असर नहीं करती है। महंगाई असर करती है तो सरकार को करती है, तो इसलिए इन्होंने वो भी बंद कर दिया। इधर आपके सेना को 2 भागों में बांट दिया, एक आपको रेगुलर कर दिया, एक आपको अग्निवीर कर दिया। अब एक 43,000 वाला, एक 20,000 वाला, ठीक है ना, उसको 4 साल के अंदर घर आना है। यहीं पर आप देखिए, इसी सरकार ने शॉर्ट सर्विस अधिकारी को सीधा उठा के 14 साल कर दिया। शॉर्ट सर्विस वो भी एक तरह से मतलब अग्निवीर ही हो गया ना, पहले 5 साल थी, उसको 14 साल कर दिया और जो जो सैनिक था उसके 4 साल कर दी। वाह, क्या बात है, ये धोखा नहीं तो और क्या है। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ के अभियान को लाडली बहना, जो भी लाडली मौसी ताई, जो कुछ भी लाडलियों की लाडली 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 पूरे देश के अंदर, लेकिन एक बच्ची जिंदगी की भीख मांग रही है, उसके लिए सरकार के पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है। ये है इस सरकार की असलियत और उस नारे की असलियत, बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। आज यशस्वी देश के लिए उदाहरण है और वो यूपी की रहने वाली है और यूपी की जो सरकार है, जो यूपी का इलाका है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, जनसंख्या पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी, और हिंदुस्तान की 1 लाख की मतलब हमारी जो पेंशनर्स है या हमारी 14 लाख की सेना है, 37 लाख से 40 लाख हम पेंशनर है, फिर भी उस बच्ची को आज जब वो दर दर की भीख मांग रहा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पांव पड़ गया है, वहाँ यूपी सरकार में उनके मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दी है, पीएमओ तक बात पहुंचा दी है, स्वास्थ्य मंत्रालय तक बात पहुंचा दी है, अधिकारी तो अपने एयर चीफ मार्शल तक जाके आ गया है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं, निराशा हाथ लग रही है। ये बच्ची बचेगी कैसे? ये बच्ची
अभी प्रश्न चिन्ह है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की पब्लिक के ऊपर, सरकार के ऊपर, सरकार के इस नारे के ऊपर। और ये नारा नहीं है, सिर्फ वोट लेने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। उसके बाद में आप आगे आप आ जाओ, अधिकारियों के और 7th पे कमीशन के अंदर 2.81 का फैक्टर दे के पेंशन पहले बढ़ा दी, और पेंशन बढ़ाने के बाद में जवानों को 2.57 दे के उनको कम रखा। उसके बाद में 3 जो आए आपके OROP, तीनों के अंदर आज ऑफिसर मतलब 250 से मतलब 300 के % आगे निकल चुके हैं, 350 तक पहुंच रही है कुछ रैंक के, 1350, यानी 10 साल के अंदर 350% मतलब पेंशन बढ़ गई। और यहाँ पर है जो जवान JCO वो 150% के आसपास में जुड़ रहे हैं 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 3 OROP के अंदर, और वो 350 के ऊपर। और जो OROP का हिस्सा ही नहीं थे, उनको हिस्सा लागू ही नहीं है, या 63 ईयर नौकरी कर ली, 62 साल नौकरी कर ली, उसको OROP मिलेगी। लेकिन जो यहाँ करके गया है अपना 10 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल, ठीक है ना, मजबूरी से घर चला गया, उसको OROP से आउट कर दिया। तो ये सब धोखा नहीं किया तो क्या किया है, ठीक है ना। आपने जब पहला भाषण दिया था तो तब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे मोदी जी को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। आपने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस में लिया था, लेकिन आपको हमें ये नहीं पता कि हमारे पीछे जो ग्वाले खड़े हैं ये हमारे को बेच देंगे। हमें बेच दिया, आपने खरीद लिया, और आज भी हम बिक्री हुए हैं, हम मानसिक गुलाम हैं, ठीक है ना। अब हम मतलब कहने का मतलब कि देश के अंदर आप साम दाम दंड भेद जो भी है, ठीक है ना, आपकी हुक्म उस मंदिर में आप है जो भगवान बन के बैठे, और उस मंदिर के पुजारी इस देश की जनता है, ठीक है ना। आप कहीं हिलने वाले नहीं हो, न कोई आपको हिला सकता है। क्यों कि ये पांचों ही जो चीज़ें हैं वो आपके पास में, विपक्ष के पास में पांचों में से एक भी नहीं है जो यूज कर सके। इसलिए धन्य है आपको। कम से कम देश का रक्षक जो वहाँ वीर महावीर योद्धा, समाज में आने के बाद में कर्मवीर, और आखिर उसके साथ में होता क्या है, वो हार वीर, यानी कि जब अपने लिए आता है वहाँ आके वो हार जाता है। हार क्यों जाता है कि आगे उसकी कोई पहुँच नहीं है, आगे कोई सुनवाई नहीं है, तब वो हार जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है। उसने संगठन बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उसकी आवाज़ पहुंचाया, लेकिन वो सारे के सारे संगठन भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ऐसा सोच रहा हूँ कि वो संगठन भी कहीं न कहीं किसी के हाथों में बिक्री हुए हैं, और उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो जनवरी में 2026 में तो जो भी आना है, फिटमेंट फैक्टर या पे कमीशन आ ही जाएगा। और जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर कोई मामला ही नहीं है। अब यहाँ न्यायपालिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, AFT पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज AFT के 6000 फैसले पेमेंट के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं, पेमेंट के लिए सरकार नहीं दे रही है, ठीक है ना। कोई भी फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का पेमेंट हो गया, ठीक है ना, भाई आपको है जो रिजर्विस्ट को 12,000 के आसपास देना है, उसको जो 4-5 हज़ार बंदे बचे हुए हैं देश में, इतने ही होंगे रिजर्विस्ट अभी जो 71 में बाहर किए थे, उनको नहीं दे सकते हो तो जनाब हमें क्या दोगे। हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। लोग बोलते हैं कि 15,000 की MSP दे देंगे, मतलब दे देंगे, ले लिया MSP आपने, हमने हो गया। ECH के अंदर खेल देख लो, ठीक है ना, सारा सौदा अधिकारियों के लिए। भाई साहब मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके शहर से दूसरे शहर कहीं भी कन्वेंस करते हैं तो अप्रैल 2023 और अपना 25 का चिट्ठी है, जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना। आप अपना है जो इसी 24 का है, आप अपना है जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस क्लेम कीजिए ECH के द्वारा, ठीक है ना। और वो अथॉरिटी आप उसी ECH से लीजिए कि आप रेफर कर रहे हो, तो उस लेटर की अथॉरिटी डालो हमारे इसके अंदर, और उसी अथॉरिटी के अनुसार आप अपना क्लेम लीजिए, ठीक है ना। यानी कहीं भी अगर आपको रेफर करते तो उसके साथ में एक अटेंडेंट भी फ्री है, उसका भी मतलब वो खर्चा गवर्नमेंट देगी। अभी हिसार कैंट के अंदर एक रैली हुई 2 दिन पहले, और रैली के जो समाचार आए तो वहाँ तो सरकार का गुणगान किया जा रहा है। कौन हमें पूर्व सैनिकों को देख रहे हैं, ठीक है, स्टाल लगा लिए, किसी का 70-71 के बंदे पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन क्या करें,
क्योंकि बहुत उम्मीदें लगा दी थी। आप जानते हो ना, जब ज़्यादा उम्मीदें कोई लगाता तो यही चीज़ें होती है। तो यहाँ पर कहीं कुछ नहीं मिला। एक तरह से सरकार की तो वाहवाही थी वहाँ पर, और क्योंकि सरकार ने पैसा देना है। और दूसरा, जवान डेली पिट रहे हैं। परसों एसपी के ड्राइवर ने एक बुजुर्ग आदमी को पीट दिया, उसको बेशर्मी करते हुए बेटा छुट्टी आया, वर्दी में सीधा पुलिस स्टेशन गया, उठा के उसको मार के पीट के वर्दी की बेइज्जती करके उसको अंदर डाल दिया, सलाखों के साथ में उसका फोटो है। लेकिन भारत के सेना के अधिकारियों को हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे अधिकारी पहले नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। आज के अधिकारियों के अंदर सिर्फ इतना ही है, मैं अधिकारी बन गया, अब ना मैं कुछ जानता हूं ना कुछ किसी की मानता हूं। बस यही उसके पास स्लोगन बच गया। कोई समझाने जाएगा तो बोला नहीं साहब, ना तो मैं कुछ जानता हूं ना कुछ मानता हूं, बोला किसी के मानूंगा भी नहीं। बस ये रह गया आज के अधिकारी। बाकी वो गट्स नहीं है। होता तो एक ब्रिगेडियर की लड़की की और वो मेजर साहब की एसटीसी की थी उड़ीसा के अंदर, तब कैसे हमारे शेखाव साहब चले गए थे, राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, और उसने पूरे गवर्नमेंट और कोर्ट को ला दिया था 1 घंटे के अंदर। लेकिन आज जब सैनिकों के साथ में हो रही है तो हिसार के अंदर हमारे जीओसी साहब एक एसपी को सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है ना। खबरें बाहर नहीं आती है, बट दिल्ली का एक सैनिक परिवार के साथ में एवरेज के हिसाब से 4-5 परिवार इस भारत के अंदर 140 करोड़ में, या हमारे जो 1 लाख सैनिक है, 14 लाख सैनिक है, उनके परिवारों के साथ में या पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ में डेली 5-7 परिवारों के साथ में हादसे होते हैं, लेकिन वो बाहर न्यूज़ में रिपोर्ट नहीं होते हैं। इस वजह से वो दबे के दबे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर में फिर वही अपील है कि जितना हो सके रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया जेएसपी के लिए कुछ कीजिए, उसको बचाइए। जब आज शिक्षक वर्ग राजस्थान का अर्जुन जांगीड़ सीकर का वाले को बचा सकता है, शिक्षक वर्ग सिर्फ ओनली, और या उसकी कम्युनिटी। दूसरा, जो पुलिस में था हदियांश धौलपुर का, पुलिस के बंदे अपने 1-1 महीने की तनख्वाह देके उस बच्चे को बचा लेते हैं, तो क्या इस बच्ची को हम सैनिक बचा नहीं सकते? हमारे लिए तो ये शर्म की बात है, लेकिन देखो आगे होता है क्या। जय हिंद, जय भारत। आगे आप ये क्लिप्स देख लीजिए, जो आपको समझ में आए कमेंट्स कीजिए इनको देख के, क्या है क्या नहीं है। वो सारी जो मैंने नहीं बोला है, वीडियो शॉर्ट में रखा है, वो इस क्लिप के अंदर मैंने कवर किया है। और अवश्य ये क्लिप देखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है जो आपकी जानकारी के लिए होना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों। अभी हम सबको पता कि इस बच्चे के बारे में तकरीबन हम पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हमने ये खबर पहुंचा चुके हैं कि ये जयश्री नामक बच्ची है, जो ये SMA 1 से पीड़ित है, और 14 करोड़ का इंजेक्शन आना है, और इसके बगैर इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी, और 2 साल होते ही ये ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जो ये सरकारें जो ये नारा लगाती है, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये बच्चियां जो मतलब ऐसी जैसी अगर 2 साल से के अंदर ख़त्म ही हो जाएगी, तो तुम्हारे इस नारे का अस्तित्व क्या है? अल्टरनेट क्या है तुम्हारे पास में सरकार में? क्योंकि मतलब एक सरकार एक मतलब राजा की तरह वो होती है, और उसकी प्रजा होती है, जनसंख्या, देश के वासी। लेकिन यहाँ इस बच्ची के लिए सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी कम से कम 5 लाख का अगर आपने बीमा दिया हुआ है, तो इस बच्ची की तो कोई इनकम नहीं है ना। बीमार अब ये है, इसका बाप अगर फौज में है, तो वो बदकिस्मती इस बच्ची की है कि उसके घर में पैदा हो गई। यही अगर अभी जो इस तरह के मतलब केस है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो कम से कम आप 5 लाख तो ट्रांसफ़र कर दो इसके खाते में, दे दो ना इसको, ये अपना उसमें ऐड करके, और वो अपना इंजेक्शन मंगाएगा। लेकिन सरकार का ये दोहरा रवैया कि स्कीम बनाना और लागू करने के टाइम में 50 कंडीशन लगा देना, ये साबित करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की और कुछ नहीं है। अब आज बेटी जिंदगी और मौत के आखिरी पड़ाव में जूझ रही है, लेकिन सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में गए हैं, मतलब बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के पांव पकड़े हैं, और ये बच्ची इस भारत देश के 140 करोड़ की बेटी है। साथ में सेना की 14 लाख की सेना और 36 लाख पेंशनियर इसके माँ बाप है, जो असली माँ बाप है।
वो उसको बचा सकते हैं। जैसे कि अर्जुन को शिक्षकों ने बचाया और जो हदियांश था उसको राजस्थान पुलिस ने बचाया। ये राजस्थान के 2 बच्चे बचे और वो आज अपने आंगन में हंसते हुए खेल रहे हैं। और इस तरह से मतलब इस देश का मतलब इस सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी बीमारी जब होती है तो कम से कम सरकार बढ़ के आगे आए, ये झूठे नारे न दे, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहना, वो बहना वो बहना वो बहना, और ये बच्ची किसी की न तो बहन बनने वाली है न ही आगे कुछ होने वाला है अगर इसका इंजेक्शन नहीं आया तो। इसलिए दोस्तों ये आप लोग समझो और ये बात को चरितार्थ जो ये हो रहा है ये गलत हो रहा है कि सरकार के लिए कोई बहन है न कोई बेटी है न कुछ और है, उनके लिए वोट है, सिर्फ वोट है, सिर्फ वोट है। और आप उसके झांसे में आ जाते हो और उसके बाद में जय श्री राम और कुछ नहीं है। जय हिंद जय भारत। अभी ये भाई साहब ने अपना ऑनरी रैंक में बारे में एमओडी का लेटर कब का है, 2003 का। अब उसके अंदर क्या है कि पैरा 178 है। ये भाई साहब को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि 178 क्या रहा है। 178 खुद कह रहा है, अलग से कह रहा है, समझा भी रहा है आपको। जेसीयू का अपना अंदर का जो जेसीयू का आपस का जो ऑनररी है वो उसी ग्रुप में है। और जब जेसीयू से मतलब समझ लो कि ऑनररी कमीशन ऑफिसर की तरफ होता है, लेफ्टिनेंट कैप्टन की होता है, तो 178 की बात क्यों कर रहे हो? पहले आप 177 पढ़ो ना। 153 से लेके आगे 184 तक अगर डीएसआर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। क्लियर ऑनररी कमीशन ऑफिसर का एक डीएसआर के अंदर एक डेफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है कैसे वो जूनियर कमीशन ऑफिसर से ऑफिसर में गया है। और ऑफिसर में गया है तो वो सिर्फ जो रेगुलर कमीशन ऑफिसर है उनसे जूनियर होगा, न कि चिंदी लगे हुए सूबेदार मेजर को राइट में खड़ा करके वो जो उसको सीनियर मानेगा। मानो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप डीएसआर का 177 उठाओ, ठीक है ना। आप पढ़ो उसके अंदर। अब जो एक चीज़ आपने सामने परोस दी, आपने दिमाग में वही डाल दी, और यूनिटों के अंदर तो वही है, डंडा अपने आप चलता है। अरे भाई आपको मैं बता चुका हूँ कि डीएसआर के अंदर क्लियर ऑनररी कमीशन ऑफिसर को पर्चमेंट कमीशन ऑफिसर माना गया है। भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया हुआ पर्चमेंट कमीशन ऑफिसर, बस उसको कमांड नहीं दी जाती है और बाकी वो सारी की सारी चीज़ें लागू है जो अधिकारी को हक है। बस इतनी सी बात है। जूनियर वो किससे है? रेगुलर कमीशन ऑफिसर से जूनियर है, बाकी वो किसी से जूनियर नहीं है। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। साथियों एक मतलब नई दिल्ली से ही न्यूज है, 4 रेड एंट्री के बाद सेना से बर्खास्तगी पर सवाल। तो उसके अंदर क्लियर है जो मतलब एक ये आया है कि 4 रेड एंट्री दंडित होने के बाद में सैनिकों को सीधे डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित और निष्पक्ष जांच के किसी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए सेना से कहा कि ये उस सिपाही को नोटिस देकर उसके खिलाफ बाकायदा जांच करे जिसके बार बार शराब पीकर हुल्लड़ मचाने पर सेना से निष्कासन कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा क्या 4 रेड एंट्री रखा है कि इसके पार करने के बाद में सेना में रहने के लिए अवांछनीय योग्य हो जाता है। गौरतलब है कि मिलिट्री का मतलब सेवा रिकॉर्ड में की प्रविष्टि है। पेंशन तो दीजिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ठाकुर पीठ ने कहा सेना से कहा कि सिपाही पेंशन वाले लायक सेवा के नज़दीक पहुंच गए, यदि उसे निकाला ही चाहते हो तो कम से कम उसे पेंशन तो दीजिए। बर्खास्त करके सेना उससे पेंशन के लाभ से वंचित कैसे कर सकती है? अधिकार का दुरुपयोग। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने की अनुमति दी गई तो कमांडिंग अफसर को उस सैनिक को सेना के बाहर करने का हथियार मिल जाएगा जिन्हें वो पसंद नहीं करता है। सेना 4 रेड एंट्री के बाद बिना जांच किए सैनिक को सोचे बर्खास्त कर देती है। यह अधिकार कमांडिंग अफसर को होता है। तो कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा संज्ञान लिया है और ये हमारे फेवर में है कि जब कभी आपको 4 एंट्री के बाद में है तो आप कोर्ट में जाइए और जीतिए और अपनी पेंशन लीजिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। साथियों ये बहुत ही
समाज के अंदर जब आप विचरण करते हैं तो कई बार हमारे सामने कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये दैनिक भास्कर की जोधपुर की 16/11/2024 की रिपोर्ट है और कोर्ट का तर्क है। आरोपी तो जाति के बारे में जानते ही नहीं थे, मतलब कुछ केस था जिसके अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने इस फैसले के अंदर बिल्कुल 4 आरोपियों को बरी भी किया है और साथ में ये कहा भंगी, नीच, भिखारी और मंगती या मंगता जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है हाई कोर्ट। तो आप इस चीज़ को अभी कम से कम राजस्थान हाई कोर्ट का रेफरेंस देते हुए आगे आपके साथ में ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो कृपया अपने आप को सेव करें। साथियों जय हिंद। जब आप ये वीडियो देखोगे तो फिर आप किस बेस पे देखोगे? आप इसी बेस पे देखोगे कि मिली एक और खुशखबरी, 18 महीना डीए एरियर पर लेटर जारी और सैनिक वेलफेयर जो भी है या जो भी सैनिक न्यूज़ जो भी है, इसी हेडिंग को देख के आप इस यूट्यूब चैनल को खोलोगे और अब उसके अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इसके ऊपर अपना 2.5 मिनट टिक गए, इस बंदे का अपना काम बन गया और आप काउंटेड में आ गए और यूट्यूब का जो इसका लक्ष्य है अपने पैसे का वो पूरा हो गया। तो ये एक नहीं है, हमारे जैसे ऐसे अभी कम से कम हज़ारों सैनिक यूट्यूबर है, जो सैनिक आदमी है, जो खिलौने बन गए हैं इनके हाथ में। एक ढेला नहीं मिलना होता है, किसी पॉलिसी का फ़ायदा नहीं होना होता है, किसी चीज़ का जो आज तक चलती आ रही है आगे भी चलेगी उसका भी मुद्दा बना देना है। तनख्वाह आ गई, आज भी वो मुद्दा बन गया कि तनख्वाह आ गई। डीए लगना है, मार्च में जाके डिक्लेयर होना है और जनवरी में कितना मिलेगा उसके लिए एक वीडियो बना दिया भाई, आपने देख लिया। तो ये या तो मानसिकता, ये बनाने वालों की मानसिकता धूमिल हो चुकी है या मतलब एक तरह से स्वार्थी तत्वों का, मतलब वो कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देखने वाले जो आप लोगों को, या तो हमारे को कोई काम काज नहीं है और फिर जब हम बढ़ावा देते हैं तभी ये बनाते हैं। अब मुझे ही आप बता दो ना कि इनसे आपको फ़ायदा कितना क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना। हमारी औरों की तीनों जो विसंगतियाँ थी उसमें से तो किसी ने अभी तक सरकार को एक ज्ञापन भी नहीं दिया भाई। आप मतलब क्या इनसे उम्मीद रख सकते हो? और क्या कौन से यूट्यूबर ने अभी इसने ये सब कुछ बोला है, अंदर कुछ भी बोला है? तो अगर ये कुछ कहता तो प्रधानमंत्री को टैग कर देता ना, यहाँ हैशटैग PMO कर देता तो पता चलता कि हाँ PMO ने सुना है इसको तो कुछ बात बनेगी। लेकिन नहीं, मतलब सबको अपना बात यही है, यूट्यूब और पैसा एक बिजनेस बन चुका है। चाहे आप कुछ भी समझो, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हो तो वो चीज़ डालो जो आपने बाहर लिखी है वो उसके अंदर होनी चाहिए, और नहीं है तो फिर उसका हेडिंग मत दो, ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम क्या है साहब? एक मिनट साहब, एक मिनट नहीं 20 मिनट तक मत करो प्लीज। हाँ सर, वेलफेयर की बातें कम थी, क्या थी, क्या होना चाहिए? जो करते हैं वो करते नहीं। जैसे फौजी के लिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए टोल टैक्स माफ होना चाहिए। अच्छा, टोल टैक्स का कोई मतलब नहीं। जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन जो हमारी पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन है वो बेसिक पे में से 30% डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अभी क्या कर दिया इन्हें, इम्पेयर्ड अलाउंस में डिसेबिलिटी पेंशन खत्म कर दी, इम्पेयर्ड अलाउंस बना है, वो भी 5% होता है बेसिक पे। तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। एक जो शहीद होता है जवान, और फिर एक काम और किया गया, डिसेबिलिटी पेंशन पर पहले क्या था, इनकम टैक्स माफ था, अभी इन्हें इनकम टैक्स खत्म कर दिया, इनकम टैक्स भी लगेगा उस पर। अगर फौजी एक्सपायर हो जाता है तो उसकी विडो को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। पहले नहीं था ऐसा, अभी कर दिया, बहुत गलत काम कर। ये तो अभी तो आप तो हरियाणा में जैसे बीजेपी की सरकार भी है, चुनाव भी भूतपूर्व सैनिकों ने जो है अच्छे खास भाई रैली हुई है, अच्छी बात है। रैली में बंदोबस्त भी अच्छा था, चाय पानी खाना पीने के लिए अच्छा था, लेकिन रैली जब सफल हो पाएगी, रैली में जो ग्रीवेंस हमने नोट कराई है
जो ग्रीवेंस यहाँ पे पूर्व सैनिक आए, किसी ने वेटरन से उनकी ग्रीवेंस थी, राजपूत रेजिमेंट की ग्रीवेंस थी, CSS की ग्रीवेंस थी, स्पर्श की ग्रीवेंस थी। अब जो ग्रीवेंस हमने यहाँ पे नोट करा दी, उस ग्रीवेंस का फीडबैक क्या आता है अगली रैली में, जैसे मार्च में अगली रैली है, उससे पहले अगर ये उन ग्रीवेंस को सोल्व तो कर देते हैं, जब तो रैली करने का फायदा है। लेकिन अगर वो ग्रीवेंस ऐसी गोलमोल चलती रही तो कोई रैली नहीं, आओ लड्डू खाओ और चले जाओ।